नमस्कार। आज के व्याख्यान का विषय है द्विवेदी युगीन काव्य की प्रवृत्तिगत विशेषताएं। द्विवेदी युग से पूर्व भारतेंदु युग में कविता श्रृंगार और देश प्रेम तक सीमित थी। समस्या पूर्तियों का बोलबाला था। कवि गोष्ठियों में ब्रज भाषा का एक छत्र साम्राज्य था। खड़ी बोली को काव्य की भाषा के योग्य नहीं समझा जाता था, किंतु 19वीं सदी के अंत में जनरुचि में परिवर्तन नजर आने लगा था। श्रृंगार और भक्ति से उकताहट होने लगी थी तथा ब्रज भाषा के प्रति लगाव में शिथिलता आने लगी थी। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने जनरुचि तथा जनता की आकांक्षाओं को परखा और सन 1900 ईस्वी में सरस्वती में अपनी हे कविते नामक कविता प्रकाशित करके काव्य के लिए ब्रज भाषा के प्रयोग पर दुख व्यक्त किया। फिर जब वे 1903 ईस्वी में सरस्वती के संपादक बने तो उन्होंने परंपरागत विषय नायिका भेद आदि को छोड़कर नए विषय छंद भाषा आदि की ओर साहित्यकारों का ध्यान आकर्षित किया। द्विवेदी जी से प्रोत्साहन पाकर मैथिली शरण गुप्त, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओत, लोचन प्रसाद पांडे, गोपाल शरण सिंह, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, नाथुराम शर्मा शंकर, देवी प्रसाद पूर्ण आदि कवियों ने हिंदी साहित्य को विविध विषयों, काव्य रूपों, व्याकरण सम्मत शुद्ध भाषा, विभिन्न छंद प्रयोग आदि अनेक नवीन प्रवृत्तियों से संपन्न करने का प्रयास किया। इस युग में भी सत्यनारायण कविरत्न, जगन्नाथ दास रत्नाकर जैसे कवियों ने ब्रज भाषा में काव्य रचना की। इस काल की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं। काव्य भाषा इस युग में खड़ी बोली हो गई थी। भारतेंदु युग में गद्य की भाषा खड़ी बोली हो चुकी थी, किंतु काव्य के लिए खड़ी बोली को कर्कश और अनुपयुक्त मानकर ब्रज भाषा में ही काव्य रचा जा रहा था। आचार्य द्विवेदी ने इस विसंगति को दूर करने के लिए युग की आवश्यकता के अनुसार गद्य और पद्य दोनों में खड़ी बोली के प्रयोग का समर्थन किया। उन्होंने कामता प्रसाद गुरु के हिंदी व्याकरण के आधार पर खड़ी बोली को शुद्ध और परिष्कृत तथा काव्य के लिए उसका प्रयोग करने का आंदोलन चलाया। गद्य की दृष्टि से यह काल स्वर्ण काल कहला सकता है। इस युग में प्रसाद जैसे नाटककार, प्रेमचंद, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जैसे कथाकार, बाबू श्याम सुंदर दास जैसे निबंधकार और समालोचक हुए। खड़ी बोली प्रयोग में आते आते मंझ गई। उसमें मधुरता, कोमलता, शुद्धता, रसानुरूप गरिमा आ गई। मर्यादा तथा आदर्शों की स्थापना पर बल दिया गया। इस युग के कवियों ने इतिहास पुराण से नैतिक आदर्शों के प्रसंग लेकर उन पर काव्य रचना की। इन काव्यों का उद्देश्य स्वार्थ त्याग, कर्तव्य पालन, उच्च आदर्शों की स्थापना रहा। ये कवि मनोरंजन को काव्य या कला का एकमात्र उद्देश्य नहीं मानते। मैथिली शरण गुप्त जी की पंक्तियाँ साक्षी है। वे लिखते हैं, केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। क्यों आज रामचरितमानस सब कहीं सम्मान्य है, सत्काव्य युद्ध उसमें परम आदर्श का प्राधान्य है। इस युग में प्रेम को उच्च आदर्श के रूप में प्रतिष्ठित किया गया। प्रिय प्रवास में राधा संपूर्ण विश्व की सेविका बनकर अपने प्रेम का आदर्श प्रस्तुत करना चाहती है। तीसरी विशेषता है देशभक्ति का उद्बोधन। द्विवेदी युग में राजनीति, संस्कृति और सामाजिक चेतना ने राजभक्ति का पर्दा हटाकर स्पष्ट रूप से राष्ट्रभक्ति का रूप धारण कर लिया। इस युग में साहित्यकारों ने गंभीरतापूर्वक राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए मातृभूमि के चरणों में वंदना के पुष्प अर्पित करना प्रारंभ किया। स्वतंत्रता के लिए आत्मोत्सर्ग के भाव जगाने के लिए हिंदी कवियों ने सच्चे हृदय से उद्बोधन दिया। रामनरेश त्रिपाठी ने अपने खंड काव्यों में पराधीनता के विरुद्ध आक्रोश व्यक्त किया, तो गोपाल शरण सिंह लिखते हैं, वह धीरता कहाँ है, गंभीरता कहाँ है, वह वीरता हमारी वह कहाँ बढ़ाई, क्या हो गई कलाएं कौशल सभी हमारे, किसने शताब्दियों की छीन सब कमाई। द्विवेदी युग के कवियों ने देश में व्याप्त फूट, स्वार्थ, आलस्य, झूठी कुलीनता आदि बुराइयों की निंदा की। जागरण और अभियान गीतों द्वारा भारतीय जनमानस को
अन्यायी शासक के खिलाफ तैयार किया। नाथूराम शर्मा शंकर बलिदान गान में लिखते हैं, लो स्वराज्य स्वातंत्र्य को दो जीवन बलिदान। देशभक्त वीरों, मरने से नेक नहीं डरना होगा, प्राणों का बलिदान देश की वेदी पर करना होगा। मैथिली शरण गुप्त रचित भारत भारती तो राष्ट्रीय जागरण का मूल आधार बन गई थी। सुख और दुख में एक सा सब भाइयों का भाग हो, अंतःकरण में गूंजता राष्ट्रीयता का राग हो। हे भाइयों सोए बहुत, अब तो उठो जागो अहो, देखो जरा अपनी दशा आलस्य को त्यागो अहो। इस प्रकार कवि भयमुक्त होकर राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत रचनाएं लिखते रहे। इस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता के रूप में है वर्ण्य वस्तु का विस्तार। द्विवेदी युग के कवियों ने वर्ण्य विषय को विस्तार, व्यापकता और विविधता प्रदान की। परंपरागत नायिका भेद, श्रृंगार, भक्ति के अतिरिक्त नए नए विषयों पर काव्य रचना होने लगी। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने 1901 ईस्वी में कवि कर्तव्य लेख में वर्ण्य विषय की विविधता के संबंध में लिखा है, कविता का विषय मनोरंजक और उपदेशजनक होना चाहिए। यमुना के किनारे केली कौतूहल का अद्भुत वर्णन बहुत हो चुका। न परकियाओं पर प्रबंध लिखने की अब कोई आवश्यकता है, न स्वकियाओं की गतागत की पहेली बुझाने की। चींटी से लेकर हाथी पर्यंत पशु, भिक्षुक से लेकर राजा पर्यंत मनुष्य, बिंदु से लेकर समुद्र पर्यंत जल, अनंत आकाश, अनंत पृथ्वी, अनंत पर्वत, सभी पर कविता हो सकती है। सभी से उपदेश मिल सकता है और सभी के वर्णन से मनोरंजन हो सकता है। उपर्युक्त विचार के अनुसार द्विवेदी जी संसार में व्याप्त सभी चर अचर विषयों को साहित्य की विषय वस्तु मानते हैं। द्विवेदी युग के कवियों ने जीवन और जगत के सभी छोटे बड़े तथ्यों को काव्य की परिधि में समेट लिया। इस युग में परोपकार, मुरली, किसान, सत्य, लड़कपन, बालक, ईर्ष्या, प्रणय, निंदा, नींद, मूढ़ मानव, नेकटाई, कलयुगी साधु, कामना, मेहंदी, कुलीनता, पौरुष, सुखमय जीवन आदि अनेक विषयों पर कविता लिखी गई। अगली विशेषता है मानवतावादी दृष्टिकोण। भारतेंदु काल से भारतीय समाज में किसी भी बात को तर्क के आधार पर जांच करने के बाद मानने की चेतना का विकास हुआ। खंडन मंडन, तर्क वितर्क द्वारा सत्य को पुष्ट करने की परंपरा स्थापित हुई। पौराणिक मान्यताएं निरर्थक सिद्ध होने लगी। पौराणिक पात्रों को मानवीय ढंग से प्रस्तुत किया जाने लगा। साकेत और प्रिय प्रवास में राम और कृष्ण को मानवीय रूप में ही प्रस्तुत किया गया। अब तक सामान्य मनुष्यों की पीड़ाओं, आशाओं, आकांक्षाओं, सुख दुख परिस्थितियों से काव्य अपरिचित था। द्विवेदी युग में मानव मात्र के सुख दुख का चित्रण हुआ। गरीब किसान की स्थिति का चित्रण करते हुए मैथिली शरण गुप्त लिखते हैं, पानी बनाकर रक्त का कृषि कृषक करते हैं यहाँ, फिर भी अभागे भूख से दिन रात मरते यहाँ। सियाराम शरण गुप्त ने भी अनाथ और स्नेह, कृषक वंदन आदि रचनाओं द्वारा किसानों की दीनहीन स्थिति को काव्यबद्ध किया। नाथूराम शर्मा शंकर ने गर्भरंडा रहस्य में विधवाओं के प्रति समाज और परिवार में किए जाने वाले अन्याय का मार्मिक चित्रण किया। द्विवेदी युग में उपेक्षित नारियों को काव्य में वाणी दी गई। यशोधरा, उर्मिला, विष्णुप्रिया, हिडिंबा, मांडवी आदि को नए रूप में प्रस्तुत किया गया। ये उपेक्षित स्त्री पात्र पुरुष के उत्थान की छिपी शक्ति के रूप में चित्रित किए गए। इस युग में साहित्य विशिष्ट वर्ग से हटकर सर्वहारा वर्ग तक पहुंच गया। इतिवृत्तात्मकता। द्विवेदी युग के काव्य में आदर्श, नैतिकता और मर्यादा के उपदेश चित्रित किए गए। इस काव्य में देश प्रेम, समाज सुधार, सदाचार, शिक्षा, व्यापार, उद्योग आदि विषयों को अपनाया गया है, जिससे इसमें इतिवृत्तात्मकता आ गई। इतिवृत्तात्मक का अर्थ है जैसा है उसी प्रकार का वर्णन करना। स्त्री शिक्षा, अछूतोद्वार, स्वदेशी, सादा जीवन, श्रम का महत्व जैसे विषयों पर विचारपरक साहित्य लिखने के कारण इन लेखकों में इतिवृत्तात्मकता आई। साकेत में सीता के मुख से मेरी कुटिया में राजभवन बनवाया कहकर
कवि ने गांधीवाद का प्रचार किया। इस गीत में आदिवासियों के साथ मानवीय व्यवहार, चरखा या तकलीफ, वन्य प्राणियों से प्रेम आदि विषयों पर संदेशात्मक कथन है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद के चौखे चौपते चुपते चौपते नीति संबंधी उपदेश देने के लिए लिखे गए। काव्य रूप की दृष्टि से यह युग प्रबंध काव्य का युग है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद ने हिंदी खड़ी बोली का पहला महाकाव्य प्रिय प्रवास लिखा। गुप्त जी ने साकेत, रंगमय भंग, जयद्रथ वध, किसान, पंचवटी आदि महाकाव्य और खंड काव्य प्रस्तुत किए। जयशंकर प्रसाद ने प्रेम पथिक, सियाराम शरण गुप्त ने मौर्य विजय, राम नरेश त्रिपाठी ने मिलन आदि प्रसिद्ध प्रबंध प्रस्तुत किए। अनेक पद्य कथाएं भी इस युग में लिखी गई। मुकुटधर पांडे, गुप्त, माखनलाल चतुर्वेदी ने प्रगीतों की रचना कर उस क्षेत्र में भी नेतृत्व किया। इस युग के काव्यों में छंदों का बहुमुखी प्रयोग हुआ। नए छंद रचने की भी प्रवृत्ति रही और संस्कृत के वर्ण वृत्तों का भी भरपूर प्रयोग रहा। उपर्युक्त विश्लेषण से स्पष्ट है कि द्विवेदी युग के कवियों ने धर्म, प्रांत और संप्रदाय के भेद से ऊपर उठकर राष्ट्र का चिंतन किया और देश के लिए बलिदान देने के भावों को जगाया। इन कवियों ने मानव मात्र के प्रति करुणा और सहानुभूति का काव्य रचा। काव्य के विषय की भूमि भी द्विवेदी युग में विस्तृत और व्यापक है। आचार्य द्विवेदी के नेतृत्व में काव्य के सभी तत्वों और विभागों का परिमार्जन करके उनका विकास करने की प्रवृत्ति इस युग में स्पष्ट दिखाई देती है। खड़ी बोली हिंदी ने सैकड़ों वर्षों से काव्य भाषा के रूप में मान्य ब्रज भाषा को अपदस्थ किया। अनेक कवियों मैथिली शरण गुप्त, हरिओद आदि ने हिंदी का गौरव बढ़ाया। धन्यवाद।